जिला उपायुक्त को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिला परिसर में ही धरने पर बैठे हुए पीटीआई शिक्षकों के बीच में पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ चारों कांग्रेसी विधायक भी मौजूद थे। पीटीआई शिक्षकों के बीच में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को इस मामले में बदले की भावना से या कोई राजनीतिक रंजिश न रखते हुए काम करना चाहिए और कोई बीच का रास्ता जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। पीटीआई शिक्षकों को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे सभी कांग्रेसी विधायक विधानसभा में आपकी बात जोर शोर से उठाएंगे और वो खुद राज्यसभा के अंदर सबसे पहले पीटीआई शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सरकार से बात करेंगे। आगे बोलते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर भाजपा सरकार इस मुद्दे पर कोई समाधान नहीं निकालती है तो जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो पीटीआई शिक्षकों का समाधान सबसे पहले किया जाएगा। बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम पीटीआई के मुद्दे पर शिक्षकों के साथ खड़े हैं, साथ ही साथ सरकार से मांग भी करते हैं वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाए और शिक्षकों के मामले का कोई समाधान करे। दल समेत पीटीआई मुद्दे समेत तमाम मुद्दों पर आपने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी की क्या मांग है? पूरे 4 विधायक और आप साथ में आए। देखिए, जो कोरोना काल में सारे देशवासी सरकार की तरफ देख रहे थे कि कोई जैसे पूरे दुनिया के हर मुल्क ने कोई आर्थिक पैकेज दिया है, कोई राहत दी है, किसान को, मध्यम वर्ग को, गरीब आदमी को कुछ राहत दी जाएगी, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा भाई हमारे देश में कि राहत की बजाय उस पे दुनिया का सबसे सर्वाधिक रेट डीजल और पेट्रोल का करने का काम इस सरकार ने किया। 80 के लगभग दोनों में रेस लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा की कौन सा आगे निकलता है, डीजल की पेट्रोल। और वो ऐसे समय किया जब दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड कम है, रिकॉर्ड लो जिसे कहते हैं। बीच में तो लगभग 0 के बराबर भी हो गई थी, दोबारा से उठी, मगर आज भी रिकॉर्ड कम है। उदाहरण के तौर पे 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत थी $110 प्रति बैरल। आज वो है $30 प्रति बैरल। उस समय डीजल था 50 रुपये 110 के टाइम। और बीजेपी ने कहा था कि भाई बहुत हुई महंगाई के बाद अब की बार मोदी सरकार और आते ही हम उसको 35 रुपये भी करेंगे, ये भी बातें थी। मगर वो अपना जो है क्रूड की कीमत तो हो गई सस्ती, 1/3 से भी सस्ती, 1/3 से भी सस्ती, मगर डीजल अब 80 के लगभग पहुंच गया। ऐसी पेट्रोल की कहानी है। तो ये जो है मैं समझता हूँ जनता पे एक बोझ डालने का काम किया। बीच में घोषणा हुई थी 20 लाख करोड़ की। मैं आप सबसे पूछता हूँ, प्रेस के साथियों, आप लोग जागरूकता से आप लोग काम कर रहे हैं, आपको बधाई देते हैं। कोई एक वर्ग बताए झज्जर जिले में जो हाथ खड़ा करके कि भाई 20 लाख करोड़ में से किसी के पास 1 रुपया भी आया हो, आपके आया हो, किसान के आया हो, गरीब आदमी के आया हो। सरकार ने तो कह दिया, दिल्ली की सरकार ने 20 लाख करोड़, पैसा तो आया नहीं, मगर वो 20 लाख करोड़ इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। ये जो इतने जो, क्योंकि इतनी जिस तरह की इनकी योजनाएं रही हैं, उन योजनाओं में केवल इवेंट मैनेजमेंट किया इन्होंने, कोई सकारात्मक कार्य लोगों के लिए किया नहीं। इवेंट मैनेजमेंट में इतना पैसा खर्च कर रखा है इन्होंने कि अतिरिक्त बोझ लोगों पे डाल रहे हैं, जो इस समय नहीं होना चाहिए। यही हमारी मुख्य मांग थी, जिसका हमने ज्ञापन आज दिया है। कोरोना में जो कुछ हुआ है, क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने जो एक्टिविटी की है उससे खुश दिखाई देते हैं? किसानों का मुद्दा काफी गूंजा सर, शराब घोटाला भी काफी गूंजा, प्रवासी मजदूर का भी मुद्दा काफी गूंजा। क्या सरकार हालत को संभाल पाई? कोरोना की बात जहाँ तक है, पहले दिन से आपने देखा होगा, इस पे हमने कोई राजनीति नहीं करी, पूरा साथ सहयोग सरकार का दिया, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, एक वैश्विक महामारी है जिससे हमारा देश, मानवता जूझ रहा है। हमारा कर्तव्य था। मगर हरियाणा सरकार का जो ढुलमुल रवैया इस महामारी से निपटने के लिए रहा है, आज उस पर गंभीरता से चिंतन हरियाणा सरकार को करना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज देश में कोरोना डबलिंग का सबसे ज़्यादा, कोरोना की वृद्धि का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेट इंडिया के अंदर है। 4% केस हर रोज़ बढ़ रहे हैं। इस रफ्तार से हम 3 दिन के बाद तीसरे नंबर पर पहुँच जाएंगे रूस के आगे पूरी दुनिया में, अमेरिका, ब्राज़ील और भारत। और यही स्पीड अगर बरकरार रही तो नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे जल्दी पूरी दुनिया में, जो कि एक चिंता उसके। और नंबर 1 पे भारत में बढ़ रहा है, मगर भारत में सबसे ज़्यादा हरियाणा में बढ़ रहा है। मैं इस पे आता हूँ।
हरियाणा में सबसे ज़्यादा 8 दिन में डबलिंग का रेट है। मैं उदाहरण दूं आपको, जब शुरुआत में कोरोना जब आया था, आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर हमसे ज़्यादा था, राजस्थान में भीलवाड़ा और अपना जयपुर हमसे ज़्यादा था। आज पंजाब में 5000 केस हैं, कुल काबू कर लिया। हरियाणा के अंदर उससे जो है 3 गुना से भी ज़्यादा, 4 गुना। राजस्थान के बराबर हरियाणा के केस हो गए। राजस्थान भी बड़ा हमसे, पंजाब भी बड़ा है, मगर हरियाणा के केस उनसे ज़्यादा हो गए और देश में सबसे स्पीड से बढ़ रहे हैं। मगर कोरोना के मामले में हरियाणा सरकार का रवैया ये है कि लोगों को उनकी जो है राम भरोसे छोड़ दो। हरियाणा सरकार पे हमने देखा इनकी नियत वर्चुअल रैलीज करने में लगे हैं, इनकी नियत भाई शराब के ठेके जल्दी कैसे खोलें, दिल्ली के बॉर्डर जल्दी कैसे खोलें। जब योगी सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर इतने दिन नोएडा के बंद रखे और जब खोले तो अभी भी नियंत्रित खोले हैं, तो जो जिनका काम काज जरूरी है वही आते हैं और पूरे वहाँ चेकिंग होती है, तो वहाँ नियंत्रित बॉर्डर रखे गए। यहाँ पे नोएडा में और झज्जर गुड़गांव बॉर्डर में क्या फ़र्क था? केवल सरकार का मॉल जल्दी कैसे खोलें, ठेके जल्दी कैसे खोलें, बॉर्डर जल्दी कैसे खोलें, और अपनी वर्चुअल रैली करके लोगों को हम ये कैसे बताएं कि हर वर्ग खुशहाल है और हमारी नीतियाँ इतनी अच्छी हैं। भाजपा ने वर्चुअल रैलियाँ करके अपने ढंढोरे पीट रहे थे, मगर असली जो परिस्थिति है कोरोना की वो हरियाणा की अच्छी नहीं है। टेस्टिंग रेट हरियाणा का चिंतनीय है, कम है। मैंने 1 हफ्ते पहले चंडीगढ़ में 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 3 मांग रखी थी कोरोना को लेके सरकार से कि एक, जैसे दिल्ली में अमित शाह गृह मंत्री जी ने एक बैठक ली, सर्वदलीय बैठक, उनको आना पड़ा। दिल्ली के हालात जब बेकाबू हो गए तो केजरीवाल जी भी गए उस बैठक में, कांग्रेस भी गई, बीजेपी भी गई और सर्वसम्मति से फैसले हुए, 3 फैसले हुए थे कि दिल्ली की टेस्टिंग का रेट 3 गुना कर दिया गया। टेस्टिंग का दर है, जो टेस्टिंग का भाव है उसको आधा कर दिया गया, और जो कोरोना का इलाज है प्राइवेट अस्पतालों में उसको जो है उस पर कैपिंग लगा दी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता वेंटिलेटर बेड। मैंने मांग रखी थी कि ये तीनों बातें हरियाणा में भी हों। दिल्ली और हरियाणा में क्या फ़र्क है? बहादुरगढ़ से हमारे बैठे हैं, बहादुरगढ़ बॉर्डर के उस तरफ टेस्टिंग इतनी ज़्यादा है, इस तरफ इतनी कम क्यों हो? कोरोना का हम क्या स्थिति खराब जिले दिल्ली में शमशान में जगह नहीं मिल रही, क्या हम उस हालात का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हरियाणा को दिल्ली या बम्बई बनने का इंतज़ार कर रहे हैं? तो मेरी जो बात रखी, 3 में से 2 बात मानी इन्होंने। कोरोना का जो है हरियाणा सरकार ने कि इलाज का कैपिंग के प्राइवेट में कैपिंग की बात करी और कोरोना टेस्टिंग का रेट कम किया। मगर कुल जो टेस्टिंग हो रही है, असली मूल वो है कि भाई टेस्टिंग बढ़नी चाहिए। टेस्टिंग जब आगे कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो लोग अपने आप ध्यान रखते हैं, उसकी आइसोलेशन करते हैं, बॉर्डर्स पे नियंत्रण होना चाहिए, मगर अभी तक उन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो आज आप लोग के माध्यम से भी मैंने कहा, जब डीसी साहब को भी जैसे आपके सामने ही कह रहा था मैं, कि अभी लाइटली लेने का टाइम नहीं है, असली में इसको सीरियसली लेने का अब समय आया है। इस पे सावधानी भी बरतें लोग भी और सरकार भी इसको गंभीरता से ले। मैं आप लोगों से मांग करता हूं, फैसला है वो जल्दबाजी में लिया गया। अनलॉक 1 जो लिया गया है, देखिए अनलॉक 1 का पीछे क्या लॉजिक है? का ही फैसला गलत लिया गया शुरू में। पहले क्या लॉजिक है ये तो जो है सरकार ही बता सकती है। मैं तो कुछ बता, जब हरियाणा में 15 केस थे तब तो लॉकडाउन रहा, और जब 15,000 से पार हो गया आंकड़ा तो अनलॉक हुआ है। तो उसके पीछे क्या सोच रही? मगर अब उस बात पे जैसे मैंने कहा कि हर कदम पे हमने एक सकारात्मक विपक्ष की तरह इस विषय पे हमने राजनीति नहीं करी, सरकार का सहयोग समर्थन किया और आगे भी करेंगे। मगर अब स्थिति गंभीर होती जा रही है और सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए हमारा फ़र्ज़ है कि जागरूक विपक्ष की तरह ये बात हम सरकार के कान तक पहुँचाएँ, आप लोगों के माध्यम से भी। सर ये बताइए, जब भी कांग्रेस बात करती है अर्थव्यवस्था की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आम आदमी की, गरीब की, मजदूर की, शिक्षा की, तो बॉर्डर पे हालात एकदम से तनावपूर्ण हो जाते हैं। राष्ट्रवाद के ऊपर आपकी पार्टी पर सवाल निशान लगा देते हैं, लोकल मुद्दों पे बात नहीं करते। चीन पे मैं आखिरी बात कह दूंगा, क्योंकि आप लोग भी जो है चीन पे एक दूसरी बात, पीटीआई को हम पूरा समर्थन देने आए हैं, क्योंकि यहाँ से आप जाएंगे, मगर वो चीज़ भी आप लेना, पूर्ण समर्थन पीटीआई को देंगे हम। जहाँ तक चीन की बात है, जब ये 50 लगभग 45 साल के बाद, 75 के बाद, 45 साल के बाद जब भारतीय चीन सीमा से ये खबर आई कि हमारे 20 जाबाजों ने अपना
सर्वोच्च न्यौछावर करके शहादत देकर हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे हैं, तो सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी शहादत को व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। उसके बाद से तरह तरह की बात बॉर्डर से आ रही है, अलग अलग बातें आ रही हैं, और चीन की विदेश मंत्रालय द्वारा भी जो गलवान घाटी को चीन का हिस्सा बताए जाने की जो खबर आई, जो उन्होंने वक्तव्य दिया, जो बयान दिया, वो बहुत गलत भाषा का प्रयोग हुआ है, जो गलत है। चीन किसी गलत फहमी में ना रहे। हमारा देश और हमारे देश की फ़ौज, हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की फ़ौज है, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे जुझारू जाबाज, सबसे सशक्त और सबसे बहादुर अगर फ़ौज कहीं की मानी गई है तो हिंदुस्तान की मानी गई है। और हमारी फ़ौज के साथ पूरा देश, 125 करोड़ देशवासी एकजुटता से हमारी फ़ौज के साथ खड़े हैं, पूर्ण एकजुटता से। तो चीन किसी गलत फहमी में ना रहे। मुझे विश्वास है कि यदि देश में कोई बाहरी ताकत हमारा अगर कहीं कोई दुस्साहस अगर करने का कोई काम करती है, तो हमारा देश मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारा देश हमारे आत्मसम्मान की और सीमाओं की रक्षा करना हिंदुस्तान जानता है, भारतवर्ष जानता है, और इस मुद्दे पे पूरा देश एक है। वहीं चलेंगे, वहीं